नमस्कार दोस्तों, मैं उदय प्रताप सिंह इंग्लिश बाय उदय सर यूट्यूब चैनल पर बच्चों आप लोग का स्वागत है। जूनियर एडेड इंग्लिश की जितने बच्चे लेकर तैयारी कर रहे हैं, इस लैंग्वेज को जितने बच्चों ने लिया है उनके लिए प्रॉपर मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ बेटा। पेड बैच भी चल रहा है, प्रैक्टिस बैच प्रॉपर 18 अप्रैल तक चलता रहेगा, ये कभी नहीं रुकेगा बेटा। ठीक है, इसमें लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों की क्वेश्चन मैंने रखे हैं, ग्रामर और लिटरेचर दोनों का कॉम्बिनेशन में लेके चल रहा हूँ। राइटर्स और उनके वर्क जो इंपॉर्टेंट एजेस रही हैं, पीरियड रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में, उसमें कौन कौन से वर्क में कौन कौन से राइटर आए हैं, सब मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। टाइम बहुत कम है, लेकिन अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए मैं और मेरे जितने भी फ्रेंड्स इंडिया में पढ़ा रहे हैं जूनियर एडेड के लिए, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं बेटा। बस आप लोग हार्ड वर्क करते रहें और आप लोग ना पूरा एक्सपीरियंस लगा रहे हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि जो सिलेबस है, जो सिलेबस दिया गया है पूरी तरह से डिसाइडेड नहीं है। तो हम लोग पीजीटी के राइटर्स को मान के चल रहे हैं कि उससे ही उनके ही वर्क पूछे जाएंगे, वही लिटरेचर में चीजें आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग का टाइम नहीं वेस्ट करते हैं बेटा। 8299752730 ये मेरा क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नीचे बेटा व्हाट्सएप नंबर दिया है, फेसबुक पर इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से फेसबुक पेज है, फॉलो कर सकते हैं। कुछ करिए ना करिए, सबसे नंबर 1 का काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल में ही मैं सारे नोटिफिकेशन डालता हूँ बेटा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सीरीज 2 लेके आया हूं। वैसे ये क्लास 7:30 बजे लाइव होती है, मैंने जूनियर एडेड को 7:30 बजे का टाइम दिया है। इसके अलावा शाम को जो 10:30 बजे का टाइम है वो यूपी टेट सुपर टेट के लिए है, वो बच्चे यूपी टेट और सुपर टेट के लिए है। जूनियर एडेड का अलग से मैंने प्रैक्टिस बैच बना दिया है, ये 7:30 बजे लाइव आएगा। आज थोड़ा नेटवर्क इशू है, इसीलिए मैं रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूँ। पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो क्या हो, लेकिन क्लासेस होती रहनी चाहिए, राइट। तो आज सीरीज 2 लेके आया हूँ, सीरीज 1 हो चुकी है। सारे क्वेश्चन बेटा सीरीज 1 में भी मैंने सब जूनियर एडेड से ही रिलेटेड क्वेश्चन डाले हैं, और सीरीज 2 में भी वैसे ही क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। तो आप इसको जरूर देखिए। और थोड़ा सा यूपी टेट सुपर टेट से हट के है, रीजन क्या है, इसमें थोड़ा लिटरेचर का भी पोर्शन है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो पहला, हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात है, देख लीजिए। पेड बैच भी चल रहा है प्रॉपर, बहुत सारे बच्चे पेड बैच ले रहे हैं। 9616947257 पर व्हाट्सएप करिए, अपना नेम सिटी और स्टेट आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से आपको बैच मिल जाएगा। 70% ऑलरेडी बैच कंप्लीट हो चुका है। सबसे खुशखबरी तो ये है, आपको वेट नहीं करना है, सारी क्लासेस तुरंत मिल जाएंगी आपको, सबसे बड़ी बात ये है। तो 9616947257 पर आप बच्चे अपना नेम सिटी स्टेट लिखकर भेज दीजिए, आपको तुरंत क्लासेस मिलने लगेंगी ग्रामर और लिटरेचर की। 8299752730 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कॉल करें, मुझे बताएं, आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। देयर विल बी नो प्रॉब्लम बेटा। हम लोग पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे परसिवियरेंस के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ आपके साथ लगे हैं। निश्चित तौर पर आपकी सफलता में हम योगदान जरूर देंगे बेटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश सेलेक्टेड इन द एग्जामिनेशन। अब इसमें क्या आना चाहिए, तो इसका आंसर बताने से पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिएगा बेटा। अगर कभी भी आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है बेटा द नंबर ऑफ, राइट, एक होता है द नंबर ऑफ और एक बच्चे होता है आ नंबर ऑफ। क्या होता है, एक होता है आ नंबर ऑफ। तो याद रखिएगा, मैंने ऑलरेडी पहले भी बता रखी है चीजें, लेकिन अब क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बेसिक से, तो एक बार फिर से रिवीजन में चीजें बता दूं मैं। तो द नंबर ऑफ के बाद हमेशा नाउन कैसा आता है, प्लूरल नाउन आता है, और वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। लेकिन आ नंबर ऑफ के बाद बेटा हमेशा नाउन तो प्लूरल ही आएगा, नाउन तो दोनों में कॉमन है, प्लूरल आएगा, दोनों में बेटा कॉमन है, प्लूरल आएगा। बट आ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब आती है। कैसी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब। और द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं फिर से बता दे रहा हूं, द नंबर ऑफ हो चाहे आ नंबर ऑफ हो बच्चे, नाउन दोनों के बाद प्लूरल ही आएगा। लेकिन वर्ब, द नंबर ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर आता है और आ नंबर ऑफ के बाद वर्ब प्लूरल आता है। एक सेंटेंस देखिए, मैंने कहा आ नंबर ऑफ बॉयज, अ नंबर ऑफ बॉयज हैव कम। क्या हो जाएगा बेटा, हैव कम, राइट। अ नंबर ऑफ का मतलब होता है अ लॉट ऑफ, या आप लॉट्स ऑफ बोल लो या अ लॉट ऑफ बोल लो, बात एक ही है। अ नंबर ऑफ बॉयज, अ नंबर ऑफ बॉयज हैव कम। देखिए प्लूरल नाउन आया है कि नहीं आया, वर्ब भी बेटा कैसा आ रहा है, प्लूरल वर्ब आ रहा है। ठीक, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं लिख दूं, इसी सेंटेंस को बच्चे में लिख दूं द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, तो नाउन देखिए इसके बाद भी प्लूरल आ रहा है, बट यहां हो जाएगा हैज कम। क्या हो जाएगा बच्चे, हैज कम। द नंबर ऑफ बॉयज हैज कम, वर्ब कैसा आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है। कैसा आ रहा है बेटा, सिंगुलर वर्ब आ रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें, लेकिन याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। तो द नंबर ऑफ बॉयज हैज कम हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं। तो यहाँ तो सेंटेंस स्टार्ट हुआ था द नंबर ऑफ से, किससे स्टार्ट हुआ था, द नंबर ऑफ से। तो नाउन देखिए, पहले नाउन चेक करिए। ये नहीं कि द नंबर ऑफ आया तो आप सिर्फ वर्ब चेक करने लग जाएंगे, आप सिर्फ वर्ब चेक करने लग जाएंगे। केवल वर्ब नहीं देखना है, नाउन को भी देखना है। हो सकता है एग्जाम में लिख के दे दे नंबर ऑफ स्टूडेंट,
तो स्टूडेंट्स होना चाहिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, हैज बीन सेलेक्टेड, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज बीन सेलेक्टेड इन द एग्जामिनेशन। अब सेंटेंस पैसिव में जा रहा है। एक ग्रामर की बात मैं और बता दूं, यहाँ पर हैज, बहुत बच्चे हैज लगा रहे थे, एक बार मैं प्रैक्टिस करा रहा था, नहीं, हैव तो कट ही जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा क्योंकि द नंबर है। हैज भी कट जाएगा, हैज सिंगुलर को देख के मत लगा देना क्योंकि पैसिव में जाएगा, क्योंकि बच्चों को बेटा सेलेक्ट किया गया है, बच्चों ने कुछ नहीं सेलेक्ट किया है। अगर आप लिख रहे हो हैज सेलेक्टेड, अगर बेटा आप लिख रहे हो हैज सेलेक्टेड, तो इसका मतलब है द नंबर ऑफ कुछ फिक्स्ड बच्चों ने सेलेक्ट किया है इन द एग्जामिनेशन को, तो सेंटेंस थोड़ा रॉन्ग बन रहा है, बच्चों को सिलेक्ट किया गया एग्जामिनेशन में, तो पैसिव में जा रहा है, हैज बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैज बीन। ठीक है, डी विल बी द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। सीमा ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी, सीमा ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी, तो इसमें क्या आंसर होगा बेटा, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसमें आंसर आएगा नन, इसमें आंसर आएगा बेटा नन। याद रखिएगा जो ऑर्डर होता है, वर्ड ऑर्डर अगर किसी सेंटेंस में एज अ वर्ब आ रहा है, किसी भी सेंटेंस में ऑर्डर अगर एज अ वर्ब आ रहा है, तो इसके साथ नो प्रेपोजिशन, बेटा किसी प्रकार का कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। अगर ऑर्डर बेटा वर्ब के रूप में आ रहा है तो कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, राइट। तो हो जाएगा सीमा ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी, सीमा ने ऑर्डर किया था अ कप ऑफ टी। ऑर्डर यहाँ पर वर्ब है, क्या है बेटा, वर्ब है, पास्ट का वर्ब है, सिंपल पास्ट का वर्ब है, V2 है ये। सीमा क्या है, आपका सब्जेक्ट है, तो सीमा ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी, फॉर मत लगा दीजिएगा क्योंकि ऑर्डर वर्ब के रूप में आ रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा रूप भी समझ लीजिए, इसका सेकंड फॉर्म भी होता है। अगर बेटा ऑर्डर, अगर ऑर्डर नाउन के रूप में आ रहा है, याद रखिएगा अगर किसी सेंटेंस में ऑर्डर नाउन के रूप में आ रहा है, यू कैन यूज फॉर विथ इट, राइट। आप इसके साथ फॉर लगा सकते हैं, ऑर्डर के साथ बेटा फॉर लगा सकते हैं, लेकिन उसका नाउन बनना जरूरी है, वर्ब नहीं। वर्ब के रूप में ऑर्डर आएगा तब तो नो प्रेपोजिशन, लेकिन ऑर्डर अगर नाउन के रूप में आ रहा है तो आप फॉर लगाइए आराम से। अगला सेंटेंस इसी पर है, तो इसमें तो बेटा नन हो जाएगा, सीमा ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी हो जाएगा क्योंकि ऑर्डर वर्ब था। अगला देखिए, दे गेव एन ऑर्डर। अब बेटा ये हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पर ऑर्डर नाउन है, आइए देखते हैं। ऑर्डर बेटा यहाँ पे नाउन है, ये हम कैसे जानेंगे, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल लिखा हुआ है। मैंने बेसिक क्लास में बताया, जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप मेरी बेसिक ग्रामर जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारी चीजें क्लियर की हैं बेटा। ग्रामर पार्ट 1, बेसिक ग्रामर पार्ट 1 के नाम से वीडियो है, बहुत कुछ आपका क्लियर हो जाएगा ग्रामर में। मैंने उसमें बताया था कि ए एन द कुछ भी हो जाए, आर्टिकल जो होते हैं बेटा, आर्टिकल्स हमेशा किसके लिए आते हैं, आर्टिकल्स बेटा हमेशा नाउन के लिए ही आते हैं। आप घर में ट्राई करिएगा, ए एन द के बाद कितने भी वर्ड आप जिंदगी में सोच लीजिए, कितने भी वर्ड, नाउन के अलावा बेटा कुछ आएगा नहीं। आर्टिकल्स विल कम ओनली फॉर नाउन, आर्टिकल्स का प्रयोग अंग्रेजी में सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए होता है। मैंने प्रैक्टिकली कई बार ये चीज समझाई भी है। तो देखिए यहाँ पर एन लगा है, ये हमें बता रहा है कि ऑर्डर क्या है, नाउन है, क्योंकि आर्टिकल तो नाउन के लिए आते हैं। इस बार बेटा आप क्या लगा देंगे, इस बार आंसर आ जाएगा फॉर, इस बार आप लगा सकते हैं फॉर। तो याद रखिएगा, दे गेव एन ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ टी, फॉर पहले से लगा भी है, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई तो यहाँ भरने की जरूरत नहीं, देखिए आंसर पहले लिखा है आप लोग का, ठीक है। ये देखिए फॉर बेटा यहाँ पर लगा हुआ है, दे गेव एन ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ टी, फॉर ऑलरेडी टाइप हो गया था, आंसर टाइप हो गया था। तो खैर मेरा यहाँ बताना उद्देश्य तो मैं बता ही दे रहा हूँ, दे गेव एन ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ टी सही सेंटेंस हो जाएगा। फॉर लगेगा क्योंकि इस बार ऑर्डर बेटा क्या है, नाउन के रूप में है, क्या है, नाउन के रूप में है, तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा, फॉर ऊपर लिखा भी है, ठीक है। तो आई होप आप लोग का क्लियर हो गया होगा, इस बार ऑर्डर वर्ब नहीं नाउन बन रहा था। चलिए अगला देखिए, ही अटैक्ड डैश द मैन, ही अटैक्ड डैश द मैन। तो देखिए प्रेपोजिशन से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी मैं बातें बता रहा हूँ, लेकिन एक एक नंबर आपका क्लियर होगा। वही ऑर्डर वाला रूल यहाँ भी चलेगा बेटा, अटैक। अटैक बेटा किसी सेंटेंस में अगर एज अ वर्ब यूज हो रहा है, कैसा यूज हो रहा है, एज अ वर्ब यूज हो रहा है, तो नो प्रेपोजिशन, किसी प्रकार के प्रेपोजिशन को यूज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ही अटैक्ड द मैन, उसने मैन पर क्या किया था, अटैक किया था, तो बेटा इसमें नन आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नन। अटैक अगर किसी सेंटेंस में एज अ वर्ब आ रहा है और वर्ब आ ही रहा है, ही आपका सब्जेक्ट है, अटैक क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा बेटा, याद रखिएगा। तो इसके साथ नो प्रेपोजिशन। लेकिन अगर बेटा अटैक किसी भी सेंटेंस में नाउन के रूप में आ रहा है, नाउन के रूप में आ रहा है, तो याद रखिएगा इसके साथ आप प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उस अटैक का नाउन बनना जरूरी है, वर्ब नहीं। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस, तो इसमें तो आंसर नन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटे, नन हो जाएगा। अगला देखिए, द अटैक, फिर वही गलती हो गई, देखिए कितना आसान है ग्रामर, अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हो। द क्या है, आर्टिकल है, द बेटा क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं, तो अटैक यहाँ पर क्या हो गया, नाउन। द अटैक, इस बार बेटा आप क्या लगाओगे, द अटैक ऑन, क्या हो जाएगा बेटा, ऑन। ऑन ताज होटल वॉज कंडेम्ड, मतलब निंदनीय था, ताज पर जो अटैक हुआ था वो निंदनीय था, बहुत निंदा के योग्य था, वॉज कंडेम्ड, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप ऑन लिख सकते हो, क्योंकि बेटा आप देखिए यहाँ पर जो अटैक आया है, जो बेटा अटैक आया है वो किस रूप में आया है,
वो एक नाउन के रूप में आया है, और नाउन के रूप में आता है बेटा, यू कैन यूज ऑन विथ इट, आप इसके साथ ऑन लगाओगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड दैट द मैटर। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, दो वर्ड होते हैं, एक होता है इंक्वायर्ड, क्या होता है बेटा, एक होता है इंक्वायर्ड इनटू, इक्वल टू होता है इन्वेस्टिगेट, कई बार ये चीज मैंने पढ़ाई है, इक्वल टू होता है इन्वेस्टिगेट। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, इंक्वायर्ड के साथ तो इनटू आता है, लेकिन बेटा इन्वेस्टिगेट के साथ नो प्रेपोजिशन, इन्वेस्टिगेट के साथ नो प्रेपोजिशन, कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। इंक्वायर्ड इनटू इक्वल टू इन्वेस्टिगेट, दोनों का मतलब होता है किसी की जांच करना, किसी की जांच करना, राइट, किसी की जांच करना, दोनों का एक ही मतलब होता है। इंक्वायर्ड इनटू तो होता है, लेकिन इन्वेस्टिगेट वर्ब के रूप में इसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, तो इसमें आंसर आ जाएगा नन। लेकिन एक रोचक बात मैं आप लोगों को बता दूं, इन्वेस्टिगेट का अगर कभी नाउन बन जाए, देन अगर इन्वेस्टिगेट का नाउन इन्वेस्टिगेशन बन जाए, इन्वेस्टिगेट का नाउन होता है इन्वेस्टिगेशन, देन यू विल हैव टू यूज इनटू विथ इट, तब बेटा आपको यूज करना है इसके साथ इनटू। इन्वेस्टिगेट का अगर क्या बन जाए, इन्वेस्टिगेट का अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाए, नाउन के रूप में आ जाए, आप इसके साथ क्या लगाओगे, इनटू लगाओगे। एक बार समझ लो बेटा, जीवन में दोबारा समझने की कोई जरूरत नहीं है, केवल एक बार पढ़ना है, एक बार आपको समझना है, देन यू विल हैव टू यूज इनटू, राइट। तो एज अ वर्ब इन्वेस्टिगेट के साथ यू कैन नॉट यूज एनी प्रेपोजिशन लाइक इनटू, ठीक है, कोई प्रेपोजिशन आप यूज नहीं कर सकते, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। अगला देखें, द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द मैटर, डायरेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, दे विजिट डैश द जू, दे विजिट डैश द जू। देखिए विजिट बेटा क्या है यहाँ पर, विजिट क्या है, विजिट बेटा किसके रूप में आ रहा है, वर्ब के रूप में आ रहा है, तो विजिट वर्ब के रूप में नो प्रेपोजिशन। आज मैंने यही क्वेश्चन डायरेक्ट इसलिए उठाया ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कई बार कई टीचर से अलग अलग शीट में कराते हैं और हम लोग एक जगह कलेक्ट नहीं कर पाते अपने माइंड में, तो आज आप कलेक्ट कर लीजिए, राइट। क्या लिखा हुआ है, दे विजिट, दे विजिट, विजिट यहाँ पर क्या है, वर्ब के रूप में। अगर मैं विजिटेड लिख देता तो आप जल्दी पहचान जाते, लेकिन मैंने विजिट लिखा, विजिट सिंपल प्रेजेंट का वर्ब है, V1 है, इसके साथ एस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि दे आपका प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। प्लूरल के साथ कहने का मतलब है सिंगुलर वर्ब जैसा आता है, यानी विजिट आएगा, विजिट्स नहीं आप लगाओगे, राइट। कहने का ये मतलब है कहने का ये मतलब है कि अगर प्लूरल आपका वर्ब है तो वर्ब में एस नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा, एस नहीं लगेगा, तो हो जाएगा दे विजिट डैश द जू, दे विजिट डैश द जू, यानी अगर विजिट वर्ब के रूप में आ रहा है तो इसके साथ नो प्रेपोजिशन, विजिट तो इसमें वर्ब आ रहा है तो आंसर आ जाएगा नन, इसके साथ बेटा कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, राइट। लेकिन अगर सिंगुलर होता तो विजिट्स हो जाता, ठीक है। चलिए खैर, लेकिन अगर विजिट नाउन के रूप में आ रहा है, यही रूल बेटा फिर आ गया, विजिट अगर बेटा किसी सेंटेंस में नाउन के रूप में आ रहा है, किसी सेंटेंस में अगर विजिट नाउन के रूप में आ रहा है, देन यू विल हैव टू यूज टू, उस समय आप विजिट के साथ क्या यूज करेंगे, प्रेपोजिशन टू। अब हम कैसे जानेंगे विजिट यहाँ पर नाउन है, देखिए हिज विजिट, उसकी जो विजिट है, हिज क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, तो विजिट क्या हो जाएगा, यहाँ नाउन हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है, हिज विजिट डैश द जू वॉज मार्वलस, हिज विजिट डैश द जू वॉज मार्वलस, तो बेटा क्या लगाओगे, टू लगा सकते हो। अब आप टू लगा सकते हो, बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं बेटा, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। तो हिज विजिट डैश द जू वॉज मार्वलस, तो अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो विजिट आया है वो एक नाउन के रूप में आया है, किसके रूप में आया बेटे, नाउन के रूप में आया है, ठीक है। अगला देखें, और मैं आपको एक चीज और बता दूं, चाहे हिज हो गया, चाहे बेटा योर हो गया, चाहे बेटा अवर हो गया, चाहे बेटा माई हो गया, ये वर्ड्स हिंट देते हैं कि इनके बाद क्या आएगा, इनके बाद हमेशा नाउन ही आएगा, ये वर्ड्स आपको हिंट देते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हिज यहाँ पर देखिए आया था, तो विजिट क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अगला देखिए, विनय रिजेंबल्स, रिजेंबल्स का मतलब होता है शक्ल का मिलना, शक्ल का मिलना, किसी से आपका चेहरा मिलना। विनय रिजेंबल्स, रिजेंबल्स के साथ बेटा, रिजेंबल्स के साथ, रिजेंबल के साथ नो प्रेपोजिशन, कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखिए आप, कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है। विनय का चेहरा मिलता है उसके माता पिता के चेहरे से, तो विनय रिजेंबल्स हिज पेरेंट, आई रिजेंबल यू, है ना, आई रिजेंबल माई फादर, ऐसे आप बोल सकते हो, इसके साथ कोई प्रेपोजिशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसमें आंसर आ जाएगा नन। क्या आ जाएगा बच्चे, नन। रिजेंबल का मतलब होता है किसी की शक्ल का मिलना, चेहरे का मिलना, तो विनय रिजेंबल्स हिज पेरेंट्स, विनय अपने, विनय की शक्ल किससे मिलती है, अपने पेरेंट से मिलती है। योर आंसर विल बी डी, नन। और एग्जामिनर अगर यहाँ विथ लगा देगा, टू लगा देगा, एन लगा देगा, आप बोलो यार कुछ तो आएगा ही, यही तो एक नंबर कटता है बेटा, इसी का एक नंबर कट जाता है, ठीक है।
अगला देखें, अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स अदर, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की गलतियों का जिस पर आरोप लगाया जाता है, अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड, जिस पर आरोप लगाया जाता है फॉर द रॉन्ग डूइंग, दूसरों की गलतियों का, अदर्स, राइट, द रॉन्ग डूइंग अदर, जो दूसरे गलती करते हैं फंस कोई और जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा, उसको क्या बोलते हैं, स्केप गोट बोलते हैं। स्केप गोट का मतलब होता है बलि का बकरा, क्या बोलते हैं उसे, हम लोग बोलते हैं कि भैया तुम स्केप गोट बन गए, बलि का बकरा बन गए। एक मिनट, थोड़ा मार्कर हिल गया, इसको सही कर दें। बलि का बकरा, उसे क्या बोला जाता है बेटा, बलि का बकरा बोलते हैं, स्केप गोट बोलते हैं, राइट। फ्लेगमेटिक का मतलब क्या होता है, स्लगिश, स्लगिश बोल सकते हैं बेटा, स्लगिश बोल सकते हैं, स्लैग बोल सकते हैं, सुस्त बोल सकते हैं, डल बोल सकते हैं। स्लगिश हो गया, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, स्लगिश हो गया, स्लैग हो गया, सुस्त हो गया। फ्लेगमेटिक का मतलब ये होता है डल। कैप्टर का मतलब होता है बेटा बंदी बनाने वाला, क्या बनाने वाला, बंदी बनाने वाला। बड़सर का मतलब होता है खजांची, कोषाध्यक्ष, जो अकाउंट वगैरह देखता है स्कूल वगैरह में, ऑफिस वगैरह में, बैंक वगैरह में जो अकाउंट देखता है उसे बोलते हैं बड़सर। जो स्कूल वगैरह की फीस जमा करता है, कोषाध्यक्ष, उसे बोलते हैं बड़सर। अकाउंटेंट बोल सकते हैं या कोषाध्यक्ष बोल सकते हैं। तो ये सारे वर्ड बहुत अच्छे हैं बेटा। आंसर आपका स्केप गोट हो जाएगा, काफी अच्छा वर्ड था, ये चीज याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अब देखिए ये आ गया है आप लोगों का लिटरेचर का क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, व्हाट लैंग्वेज डिड द एंग्लो सैक्सन स्पीक। तो एंग्लो सैक्सन जैसा कि आप लोगों को पता है लगभग 450 से लगभग, ठीक है, 449 से लगभग 1066 तक ये रहे, बिल्कुल। मैं बता दूं ये कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे बेटा, ये ओल्ड इंग्लिश यूज करते थे। और जब एंग्लो नॉर्मन्स आए, नॉर्मंडी जो फ्रांस में जगह है वहां से आए, फिर वो फ्रेंच लेके आए, तो इसका तो आंसर हो जाएगा वो ओल्ड इंग्लिश यूज करते थे। ओल्ड इंग्लिश का मतलब है ओल्ड इंग्लिश, जो आज की इंग्लिश चल रही है ऐसी नहीं, उस समय की इंग्लिश जो थी वो आज की इंग्लिश जैसी नहीं है बेटा। उस समय आप पढ़ भी नहीं पाओगे जो इंग्लिश थी। इसीलिए उस समय की जो भी बेटा लिटरेचर थे, जो भी वर्क हुए, वो सब गाए जाते थे एलिट्रेशन के रूप में, अनुप्रास के रूप में। एक ही वर्ड को कई बार बोला जाता था, गाते बजाते चलते थे ये लोग। कोई देयर वाज नो प्रिंटिंग मशीन ऑन दैट टाइम ऑल्सो, कोई प्रिंटिंग मशीन में नहीं थी। तो आप ये नहीं कह सकते कि उस समय कि कोई चीजें मिली हैं आप लोगों को, थोड़ी बहुत चीजें मिली हैं, उसकी पहचान बहुत ज्यादा नहीं की जा सकती है। जो वर्क में मैं डिटेल से पेड बैचेस में चीजें पढ़ा रहा हूँ। तो ओल्ड इंग्लिश क्या हो जाएगा, ओल्ड इंग्लिश, राइट। अगला देखें, एंग्लो सैक्सन क्या बोलते थे, ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश पीरियड ही उसे कहा जाता है, ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सैक्सन पीरियड भी उसको कहा जाता है, ठीक है। अगला देखें, द ओल्डेस्ट इंग्लिश पोएम कैटमैनहाइम वाज कंपोज्ड इन विच डायलेक्ट, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थम्बेरियन डायलेक्ट। डायलेक्ट का मतलब होता है बोली, ठीक है, नॉर्थम्बेरियन डायलेक्ट, बहुत ही अच्छा है। कैटमैनहाइम इज अ शॉर्ट ओल्ड इंग्लिश पोएम ओरिजिनली कंपोज्ड इन नॉर्थम्बेरियन डायलेक्ट, राइट। इंग्लिश, इट वाज इम्पोज्ड बिटवीन 658 एंड 680, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं, बेड का जो इक्लेसिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल था, उसमें बेड ने इसको इसको किस में ट्रांसलेट किया है, लैटिन में ट्रांसलेट किया है, ऐसा माना जाता है, ऐसा किताबों में भी लिखा है, एक्लिलियास्टिकल, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बेड का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, मैंने कई बार बताया है, ठीक है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। अगला देखिए, देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्टिव तरीके से बता भी दिया है आप लोगों को। द अर्लीस्ट नेम्ड इंग्लिश पोइट वाज अ Querd named Cadman who lived at the Abbey of Whitby. We know about this man because of the story of his life is described. हम लोग इस व्यक्ति के बारे में क्यों जानते हैं, because the story, क्योंकि जो उसकी स्टोरी वो डिस्क्राइब की गई है इन द ecclesiastical history। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एंग्लो सैक्सन पीरियड में एकमात्र यही है जिसमें चीजें हम लोग को मिलती हैं। एंग्लो नॉर्मन के आने की भी जानकारी इसमें मिलती है हम लोग को। ecclesiastical history of the English people written by 8th century monk बेड, जो monk थे बेड, बेड का ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था, आप लोग याद रखिएगा। ecclesiastical history of English people कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो भाई इसमें कुछ बताना ही नहीं है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जॉफरी चौसर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत, इन्हें केवल इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं, इंग्लिश पोइट्री का, लिटरेचर का भी इनको फादर माना जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चीजें अपने माइंड में सेट कर लीजिए बेटा, आप, मैं बता रहा हूँ आप लोग को, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, जो समय है इसमें आप लोग इसको सेट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और इनके बारे में भी मैं बता दूं, इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है, द कैंटरबरी टेल्स के नाम से, कई बार आता है, मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है, तो भूलिएगा नहीं। थोड़ा सा देखिए, आइए देख लेते हैं। जेफरी चौसर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंग्लैंड, ही इज नोन टू बी द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ठीक है। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। दिस डज नॉट मीन दैट देयर वाज नो पोइट्री और पोइट्स इन इंग्लैंड बिफोर हिम, उसके पहले कोई था नहीं, ऐसा नहीं है।
बट बिफोर चौसर देयर वाज नो नेशनल लैंग्वेज, कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं थी। देयर वर merely a number of regional languages, क्षेत्रीय लैंग्वेजेस हुआ करती। चौसर यूज्ड वन ऑफ these languages ईस्ट मिडलैंड by the force of his genius he raised at the level of national language of England. He was therefore both the father of English poetry and the father of English language. तो पोइट्री हो लैंग्वेज हो उसे दोनों का ही माना जाता है। ही इज द फर्स्ट नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। देयर वर ऑर्डर पोइट्स आल्सो इन हिज टाइम, और भी लोग थे जैसे जॉन गोवर, विलियम लैंगलैंड, तो ये नाम भी बेटा पूछे जाते हैं चौथे पीरियड में समय में, ठीक है, मिडिल इंग्लिश में। तो ये सब चीजें आप लोग याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश अगर आप पढ़ रहे हैं, है ना, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर अगर आप पढ़ रहे हैं, एजेस पढ़ रहे हैं, पीरियड पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो जफरी चौसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच। अभी इतना ही रखते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस होती रहेगी। आज लाइव क्लास नहीं हो पाई तो मैं रिकॉर्डेड आपको दे रहा हूं ताकि आपका नुकसान ना हो। जो बच्चे पूरा माइंड बना चुके हैं आप लोग प्रॉपर तरीके से एडमिशन ले लें। 9613947257 पर व्हाट्सएप करें, अपना नेम, सिटी, स्टेट व्हाट्सएप करें, आपको तुरंत पेड बैच मिल जाएगा। कोई जानकारी लेनी हो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट, ये कॉल नंबर है मेरा, कांटेक्ट नंबर 8299752730। कैसी लगी क्लास बेटा, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, सभी टाइम पे नोटिफिकेशन आएगा बेटा। रात में जो 10:30 बजे का टाइम है वो यूपी टेट और सुपर टेट के लिए है बेटा, राइट, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए है। और 7:30 बजे का जो टाइम है, जब तक जूनियर एडेड इंग्लिश का एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक मैं प्रैक्टिस कराता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो आप लोग मैसेज बॉक्स में जरूर डालिए। क्लास कैसी लगी आपके, क्लास से बड़ा मोटिवेशन मिलता है। 8299752730 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, 9616947257 इट इज माई व्हाट्सएप नंबर। आप एडमिशन लें, प्रॉपर तरीके से पढ़ें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और निश्चित तौर पे आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और अगर कुछ दिन परीक्षा और बढ़ गई, 15, 20 या 25 दिन, तो आप समझ लीजिए 100% सिलेक्शन है। और 18 अप्रैल तक भी मैं सिलेक्शन करा लूंगा अगर आप रेगुलर बने रहे, बैच में पढ़ते रहे, तो निश्चित तौर पे हम हर तरफ से आपकी हेल्प करना चाहते हैं और पूरी ईमानदारी से हमें चाह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो बेटा। चलिए थैंक यू वेरी मच।